हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कार्यक्रम में। आज हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं मेंस आंसर राइटिंग में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित एक प्रश्न को। इस प्रश्न को लेने के पीछे का कारण हाल फिलहाल के किसानों की जो स्थिति रही है, सारी सरकार के द्वारा वहाँ पर जिस तरीके की प्रविधियाँ लेकर आई गई हैं और उनकी जो स्थिति है 2022 तक आय दोगुना करने की भी बात करते हैं, तो वहाँ पर उससे जुड़ी हुई प्रक्रिया है। इसमें एक टॉपिक आता है खाद्य प्रसंस्करण, तो उसको लेकर मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया है और इसी क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करेंगे और इसके अलग अलग पक्षों को यहाँ पर लेकर आंसर राइटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, इकोनॉमिकल टॉपिक को, कृषि से संबंधित टॉपिक्स को लेकर आप आंसर राइटिंग कैसे करेंगे उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, उसके बाद हम आंसर को डिस्कस करेंगे। प्रश्न है, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास करने में भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास करने की राह में विपणन और पूर्व श्रृंखला प्रबंधन में क्या क्या बाधाएं हैं? क्या इन बाधाओं पर काबू पाने में ई वाणिज्य सहायक हो सकता है? शब्द सीमा 250 है और प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो ई वाणिज्य ई कॉमर्स को लेकर भी, क्योंकि वर्तमान समय में हमने देखा है कि लॉकडाउन की स्थिति में भी हमने जो सामानों की खरीद फरोख्त है ई वाणिज्य अर्थात ई मार्केटिंग के द्वारा, जैसे कि अमेज़न है, फ्लिपकार्ट के माध्यम से ज़्यादा खरीदारी करते हैं, तो वहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और किसानों की स्थिति में सुधार करने को लेकर क्या ई वाणिज्य एक बेहतर साधन हो सकता है? तो करण के संदर्भ से हम इसे जोड़ते हुए इस प्रश्न को लिखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या जस्टिफाई करना है, क्या क्या चीज़ें हमें लिखनी है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है खाद्य प्रसंस्करण। आपको इस प्रश्न में खाद्य प्रसंस्करण को जस्टिफाई करना होगा। तो खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है, इसको हम यहाँ पर जानेंगे। इस प्रश्न में भूमिका के तौर पर यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद विपणन और पूर्व श्रृंखला में प्रबंधन, ठीक है, विपणन और पूर्व श्रृंखला प्रबंधन में क्या क्या बाधाएं हैं, इनकी चर्चा आपको करनी है, दूसरा टॉपिक। और तीसरा यहाँ पर बताना है कि इन बाधाओं पर काबू पाने में ई वाणिज्य कैसे सहायक है। तो हमारे प्रश्न में 3 चीज़ों की चर्चा करनी है। एक है खाद्य प्रसंस्करण की, दूसरा यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में आने वाली बाधाओं की, और तीसरा इन बाधाओं को दूर करने को लेकर ई वाणिज्य किस तरीके से सहायक हो सकता है, उसकी चर्चा करनी है। शब्द सीमा आपकी 250 शब्द यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर 250 शब्दों के बजाय आई थिंक क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, हम इसे 200 कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं कहूँगा 200 शब्दों में इसके आंसर राइटिंग करेंगे। और क्वेश्चन किसका है? भारतीय अर्थव्यवस्था का है। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर कि हम इस उत्तर को कैसे लिखेंगे। तो भूमिका के तौर पर हम प्रारंभ कर सकते हैं खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से, इसको जस्टिफाई करते हुए इसको एक उत्तर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले खाद्य प्रसंस्करण को परिभाषित करेंगे। तो खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है? तो खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हम लिख सकते हैं? देखिए, खाद्य प्रसंस्करण क्या है? कच्चे माल का उत्पादन करना है, जैसे कि गेहूं, चावल इत्यादि हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पाद, ठीक है। और उस प्राथमिक उत्पाद को प्रसंस्कृत करना है, प्रसंस्कृत करके हमें द्वितीयक वस्तु बनानी है। तो खाद्य प्रसंस्करण से तात्पर्य होता है जहाँ पर हम कच्चे माल के उत्पादन करते हैं, प्राथमिक उत्पादों का प्रसंस्करण करके द्वितीयक वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उसके पश्चात उसका वितरण और विपणन करते हैं, जिसको फाइनली फुटकर विक्रेता के द्वारा ग्राहक को बेचा जाता है। इस तरीके से कहा जाए तो यहाँ पर खेत से थाली तक पहुँचाने की जो प्रक्रिया है उसको ही हम खाद्य प्रसंस्करण कहते हैं। तो यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। तो यहाँ पर मूलतः इसमें 4 चीज़ आ जाती हैं। एक तो कच्चा माल जो भी उत्पादन है, फिर वहाँ पर उसकी उत्पादकता है, उसका वितरण है और उसका विक्रय है। तो ये चारों ही चीज़ें हम यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण को परिभाषित करने के लिए उसकी भूमिका के तौर पर हम इसे यहाँ पर लिख सकते हैं। कई बार भूमिका को समझाने को लेकर हम कुछ एग्जाम्पल डाल सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हमने डाल दिया कि गेहूँ कच्चा माल है, उसको लेकर हमने क्या किया? गेहूँ से मान लीजिए हमने बिस्किट का निर्माण किया, ठीक है। तो बिस्किट हमने बना लिए, तो वहाँ पर आपके बिस्किट क्या हो गया? आपका बिस्किट आपका हो गया द्वितीयक उत्पाद। अब बिस्किट का बनने के पश्चात इसकी क्या होगी? मार्केटिंग होगी, और मार्केटिंग होने के बाद फाइनली यहाँ पर किसी थोक विक्रेता को इसे बेचा जाएगा। था एक बड़ी कंपनी जो होगी छोटी छोटी कंपनी को इसे वितरित करेगी, फिर वो उसे क्या करेंगे? दुकानदारों को देंगे, और वहाँ से दुकानदारों के द्वारा फिर क्या करेगा? वो दुकानदार किसे बेचेगा? उपभोक्ता को। तो फाइनली यहाँ पर उपभोक्ता इसे खरीदता है। तो इस तरीके से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग होता है, जो कि
कच्चे माल को प्रसंस्कृत करके द्वितीयक उत्पादों का निर्माण करता है और उसका विक्रय करता है और फाइनली वहाँ पर प्रोडक्ट खरीदा जाता है। तो यहाँ पर ये तो हमने इसको जस्टिफाई कर दिया। फिर हम यहाँ पर साथ साथ ये भी इसमें लिख सकते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में पूर्ति श्रृंखला को लेकर और विपणन को लेकर साथ ही साथ उसके कई अन्य बाधाएं भी इसमें देखने को मिलती हैं। इतना लिखकर हम अपनी भूमिका को यहाँ पर समाप्त कर सकते हैं। भूमिका यहाँ पर आपकी फिनिश हो जाएगी, ठीक है। भूमिका के संदर्भ में हमने यहाँ पर इसको परिभाषित करते हुए इसको यहाँ पर लिख दिया। शब्द की सीमा की बात करें तो हम यहाँ पर इसके लिए 50 शब्द ले सकते हैं। 50 शब्द में हम इसको जस्टिफाई कर देंगे और अपने उत्तर को फिनिश करेंगे, अर्थात अपनी भूमिका को फिनिश करेंगे। अब इसी से जुड़ता हुआ मुख्य भाग लिखना है। तो मुख्य भाग में हमने ख़त्म कहाँ किया है, भूमिका को हमने ख़त्म किया है कि कई सारी बाधाएं इसमें आती हैं। तो कौन कौन सी बाधाएं हैं, अब उसको हम अपने मुख्य भाग में लिखेंगे। तो मुख्य भाग में हम अपनी बाधाओं को लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो इसके अंतर्गत हमने क्या कहा कि खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत आने वाली बाधाएं, तो हम मुख्य भाग में इसे प्रारंभ करेंगे। अब देखिए क्या क्या बाधाएं आती हैं, इन बाधाओं के ऊपर आपको एक एक करके चर्चा करनी है। तो सबसे पहली क्या है, उत्पादन के स्तर पर बाधाएं आती हैं। उत्पादन के स्तर पर कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, तो हमने इसमें 2-3 पॉइंट इसमें डाल दिए, जैसे कि उत्पादों की निम्न गुणवत्ता, निम्न उत्पादकता, अर्थात उत्पादन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जो उत्पादन होता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, और तीसरा जिसकी डिमांड है उस वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। तो उत्पादन के स्तर पर 3 तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। दूसरा लिख सकते हैं पूर्व श्रृंखला के स्तर पर बाधाएं क्या हैं। तो पूर्व श्रृंखला के स्तर पर आपको क्या क्या बाधाएं देखने को मिलती हैं, भंडारण क्षमता, अर्थात जो वस्तु उत्पादित हुई है उसको स्टोर कहाँ करके रखेंगे। दूसरा, उसे मार्केट तक ले जाने के लिए परिवहन चाहिए होगा, साथ ही सड़कें अच्छी होनी चाहिए। दोनों अगर ख़राब हैं तो उसके कारण क्या होगा, उत्पादों की वहाँ पर बर्बादी होती है, और साथ ही साथ मध्यस्थों की भूमिका बढ़ जाती है कि मान लीजिए किसान ने फसल का उत्पादन किया, उसने फिर किसी दूसरे से ट्रैक्टर मांगा, ट्रैक्टर वाले ने फिर वहाँ पे फाइनली किसी और को हायर किया तो उसे मार्केट में उसे बेचा, फिर उस बेचने वाले किसी और को बेचा तो फाइनली वहाँ पर पैसा मिलता। तो उसमें काफ़ी सारा मध्यस्थ उसके बीच आ जाते हैं, तो वहाँ पर प्राइस कई बार हाई हो जाता है और किसानों को भी उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। तो यहाँ पर पूर्व श्रृंखला के स्तर पर बाधाएं हमने देख ली, भंडारण, परिवहन, उत्पादक बर्बादी और मध्यस्थों की ज़्यादा संख्या का होना। तीसरी समस्या यहाँ पर आती है क्या, प्रसंस्करण के स्तर पर समस्याएं आती हैं। प्रसंस्करण के स्तर पर कौन कौन समस्याएं हैं, तकनीकी व बुनियादी ढांचे का अभाव है, अर्थात कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस की समस्या है, वो उपलब्ध नहीं होते हैं। उसके अलावा उत्पादों की गुणवत्ता खराब होती है, अच्छी क्वालिटी के उत्पाद नहीं मिलते हैं, तो उसके कारण व्यापारी उन्हें खरीदता नहीं है, और व्यापारी खरीदता नहीं है तो द्वितीयक उत्पादों का निर्माण नहीं करता है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आयात करता है, तो इसके कारण वो महंगे बिकते हैं। अगर भारत में उत्पादित होने लगे तो वो वहाँ पर आपको सस्ते उत्पाद मिल जाएंगे, साथ ही उपभोक्ताओं को ज़्यादा विकल्प मिलेगा। तो यहाँ पर ये समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं 2 तरीके की, तकनीकी व बुनियादी ढांचे का अभाव है और उत्पादों की खराब गुणवत्ता है। चौथा, यहाँ पर विपणन के स्तर पर भी समस्याएं आती हैं। जब भी कोई आप उत्पाद बेचेंगे तो वहाँ पर ग्रेडिंग होगा, ग्रेडिंग होने के कारण यदि आपको अच्छी ग्रेडिंग मिलती है तो आपका मार्केट वैल्यू अच्छी बन जाती है, उपभोक्ता ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वस्तुओं की डिमांड करते हैं। लेकिन वहाँ पर यदि आपके उत्पादों की कोई ग्रेडिंग नहीं है तो लोग उसे खरीदते नहीं हैं, ना ही उसका उपयोग होता है, ना ही उसकी डिमांड होती है, और इसके कारण वहाँ पर किसी प्रकार को किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता है। दूसरा क्या है, मूल्यों में पारदर्शिता का अभाव रहता है। मूल्यों में पारदर्शिता का अभाव क्यों रहता है, क्योंकि वहाँ पर आप क्या क्या चीज़ें सम्मिलित करके उन मूल्यों का निर्धारण करते हैं, ये वहाँ पर कभी सम्मिलित नहीं हो पाता है। कई सारे मध्यस्थ उसके बीच आ जाते हैं, जिस कारण उसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त क्या है, उत्पादक स्थल से बाजार तक पहुँचने में देरी होती है। क्यों देरी होती है, सड़कें कहीं ख़राब हैं, बरसात हो गई, मौसम के कारण हो गया, किसी न किसी कारण वहाँ पर तय समय पर चीज़ें वहाँ पर बाज़ार में नहीं पहुंचती हैं, जिस कारण उत्पादक बहुत ज़्यादा, या तो उत्पाद जो होता है वो बहुत महंगा हो जाता है, और उसके कारण वहाँ पर फिर डिमांड भी उतनी अच्छी, पैसे जो होते हैं उतने अच्छे नहीं मिलते हैं, और मांग आधारित उत्पादन की भी वहाँ पर कमी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आपको मुख्य भाग में हम यहाँ पर इन बाधाओं को यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आता है ई वाणिज्य का। यहाँ पर हम कहेंगे कि प्रयोग कैसे होता है। तो ई वाणिज्य को लेकर अगर हम बात करें कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो ई वाणिज्य में देखिए क्या फ़ायदा है। हमने कहा था ना, ई वाणिज्य किस तरीके से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकता है। तो यहाँ पर इसके लिए 4 उपाय आप लिख सकते हैं। पहला, मध्यस्थों की भूमिका की समाप्त कर देता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जैसे कि आप अमेजन का सबसे अच्छा, क्योंकि आप प्रयोग करते हैं अमेजन और फ्लिपकार्ट, तो वहाँ पर इसे ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। अमेजन पे क्या है,
कोई भी वस्तु उत्पाद बेचने वाला अर्थात सेलर और दूसरा बायर जिसे खरीदना होता है, वही दोनों वहाँ पर होते हैं। अमेजन एक तरह का मध्यस्थ जरूर होता है, लेकिन वो आपसे पैसे वहाँ पर नहीं लेता, वो पैसे किससे लेता है, जो बेचता है वहाँ पर उससे वहाँ पर लेता है। कई बार आपको तो फ्री में भी सर्विस वहाँ पर उपलब्ध करा देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर मध्यस्थों की कोई भूमिका नहीं होती है। दूसरी चीज़, जानकारी प्रचार उपभोक्ता तक पहुँच आसानी से आपको उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, टीवी पर सब चीज़ें आती हैं, तो प्रचार करना काफ़ी आसान है। घर घर तक आप पहुँच सकते हैं, उपभोक्ता तक जानकारी पहुँचाई जा सकती है। मूल्य विसंगतियों को इससे कम करने में मदद मिलती है, क्योंकि वहाँ पर जब मध्यस्थ आपके ख़त्म हो जाएंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो मूल्य होंगे वो सही मूल्य, वहाँ पर सही रेट आपको मिलेगा। और साथ साथ यहाँ पर क्रेता और विक्रेता दोनों को व्यापक जो होता है अवसर इससे मिलते हैं कि वहाँ पर क्रेता के पास भी वहाँ पर ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं बेचने को लेकर, वहाँ पर विक्रेता के पास, वहाँ पर ख़रीदने वाले के पास भी और बेचने वाले के पास भी, दोनों के पास ज़्यादा वहाँ पर विकल्प होते हैं, खरीदने को लेकर भी, बेचने को लेकर भी, और अपने अवसर होते हैं अपने उचित मूल्यों की प्राप्ति को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। इस तरीके से हम मुख्य भाग में बाधाएं और ई वाणिज्य के लाभ जो होते हैं वहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं। इसके लाभ क्या क्या हैं, तो यहाँ पर किस तरीके से ये बाधाएं दूर कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम कहें तो खाद्य प्रसंस्करण के बाधाओं को लेकर अगर हम बात करें तो 80 शब्द ले सकते हैं। जैसे 3 पॉइंट इसमें है, 4 इसमें हैं, 4 3 7 2 9 और 4 13 पॉइंट हैं। तो 13 पॉइंट है, तो आप इसके लिए यहाँ पर आप 100 शब्द दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो वाणिज्य के लिए भी आप यहाँ पर 40 शब्द दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम निष्कर्ष की बात करते हैं तो निष्कर्ष में बहुत ज़्यादा कुछ आपको नहीं लिखना है। निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, बस समस्याओं का समाधान करता हुआ, समस्याओं का समाधान करता हुआ और उसका लाभ दिखाता हुआ। तो समाधान कैसा कि ई वाणिज्य सेक्टर भी वहाँ पर तभी प्रभावी हो सकता है जब इससे संबंधित वहाँ पर अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान की गई हों। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि ई वाणिज्य के डेवलपमेंट के लिए भी आपको क्या करना है, ई वाणिज्य अवसंरचनात्मक विकास, अवसंरचनात्मक विकास सुनिश्चित कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर हम खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में और भी बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं, 20 से आपको 30 शब्द इसके लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपका करीब 210-220 शब्दों में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर 250 शब्दों में आएगा तो भी आप आसानी से लिख सकते हैं, और 200 शब्दों में आएगा तो भी उस हिसाब से आप 210-20 शब्द एक्स्ट्रा लेकर आप इसे लिख सकते हैं। तो ई वाणिज्य के संदर्भ में निष्कर्ष में यहाँ पर समस्याओं का समाधान करता हुआ आप निष्कर्ष लिख सकते हैं कि ई वाणिज्य सेक्टर के क्योंकि कुछ सीमितता है, अभी हम ज़्यादातर बड़े शहरों और आपके टायर 2 जो सिटीज़ हैं वहीं तक इसकी पहुंच है। इसके अगर गांव तक इसे पहुंचाना है तो वहां पर हमें अवसंरचनात्मक स्तर पर इसका भी विकास करना होगा, और उसके माध्यम से सरकार के द्वारा और भी सहयोग की प्राप्ति करनी होगी। सरकार द्वारा निवेशक अवसरों को बढ़ाना होगा, जिसके माध्यम से ई वाणिज्य के क्षेत्र में और भी दूर दराज के क्षेत्रों में भी इसकी पहुँच को सुनिश्चित किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ता और क्रेता को इसमें से जोड़ा जा सके। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस उत्तर को लिख सकते हैं। भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष में शब्दों के विभाजन के आधार पर जैसा मैंने बताया, तो वहाँ पर इसको फॉलो कर सकते हैं। 200 शब्दों के अंतर्गत आंसर लिखना था, भारतीय अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन था, और यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में था, ई वाणिज्य की भूमिका को देखता हुआ और साथ साथ उद्योग, कृषि को भी यहाँ पर साथ साथ जोड़ता हुआ, किसानों को भी इसमें लाभ देखता हुआ, उपभोक्ताओं के साथ में। तो कई तरीके की चीज़ों को इसमें इंटरलेट करते हुए टॉपिक ये आपको देख सकते हैं, उसमें पढ़ सकते हैं, काफ़ी सारी डायमेंशंस के थ्रू हैं। तो आज के इस प्रश्न में हमने अलग अलग प्रोस्पेक्टिव्स थे, इसको पढ़ के समझ आए, आपको समझ में आ गया होगा। 1-2 बार इसको आप आंसर राइटिंग ज़रूर करिएगा, अपने स्तर पे इसको आंसर राइटिंग करिएगा। क्वेश्चन मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, एक बार आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं इस क्वेश्चन का, और यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर आप इस प्रश्न को स्वयं अपने स्तर पर यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर ये प्रश्न है आपका, इस प्रश्न को आप ले सकते हैं और इसको आंसर राइटिंग करेंगे। तो आज के लिए फिर हम इतना ही रखेंगे, बाकी का जो प्रश्न होगा हम कल मिलेंगे, अर्थात नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर अगले वीडियोज़ में मिलेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। आंसर राइटिंग डेली करते रहिए, उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितना आप प्रयास करेंगे उतना ही आप अच्छा इसमें करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, गुड लक।